चलिए साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका संस्कृत की क्लासेस में। आज तीसरा क्लास रहेगा संस्कृत का। और चूंकि एक बात बताना भूल गए थे, हम मैक्सिमम 30 दिन, 30 दिन कह लीजिए, 30 क्लास कह लीजिए, आपका सिलेबस पूरा कर देंगे हम। बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है संस्कृत में। 30 दिन में उम्मीद है सिलेबस पूरा कर देंगे और आपको रेगुलर क्लास भी मिलेगी। चलिए बात करते हैं। देखिए, महेश्वर सूत्र हो ही गए थे। इसके अलावा स्वरों के भेद वगैरह भी बता दिए थे। अब हम बात करेंगे प्रयत्न। देखिए, प्रयत्न क्या होता है। जो भी स्वर या व्यंजन या जो भी वर्ण होते हैं, इन वर्णों को बोलने के लिए हमें कुछ चेष्टाएं करनी पड़ती हैं। चेष्टा आपकी, आप बोलेंगे तो कुछ चेष्टाएं आंतरिक होती हैं, कुछ बाह्य चेष्टाएं होती हैं। तो जो अंदर से चेष्टाएं होती हैं वो हमारी आभ्यंतर कहलाती हैं या आभ्यंतर प्रयत्न कहलाते हैं, और जो बाहरी चेष्टाएं होती हैं उन्हें हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ सबसे पहले ये प्रयत्नों के प्रकार हो जाएंगे। आभ्यंतर प्रयत्न, और दूसरा प्रकार हो जाएगा आपका बाह्य। तो दो प्रकार हो गए आपके। जो अंदर से चेष्टा की जाती है उसे हम आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, जो बाहर से चेष्टा की जाती है उसे हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। अब आभ्यंतर प्रयत्नों के प्रकार, प्रयत्न तो आपके हो गए 2 प्रकार के। आभ्यंतर प्रयत्न आपके हो गए 5, बाह्य प्रयत्न आपके हो गए 11। ये आपके 11। 5 कौन कौन से हैं? ये आपके होते हैं स्पष्ट, ईसत स्पष्ट, विव्रत, ईसत विव्रत, और 5वां प्रकार है संवृत। इसमें आपके 11 प्रकार। व्यवहार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, और 11वां है आपका स्वरित। ये आपके 11 बाह्य प्रयत्न हैं, ये 5 आपके आभ्यंतर प्रयत्न हैं। इनके बारे में भी बाद में बताएंगे हम। तो सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट लेके इन्हें कहीं नोट कर लेना। अब देखिए, स्पष्ट क्या होता है। जब भी हम वर्णों को बोलते हैं तो हमारी जिह्वा किसी न किसी भाग को, मुख के भाग को स्पर्श करती है। तो जो स्पर्श करती है, जिन्हें स्पर्श, उन्हीं को हम स्पष्ट कहते हैं। वही आपका प्रयत्न होता है स्पष्ट। ईसत स्पष्ट, ऐसे वर्ण जिनके बोलने में जीवा मुख के किसी भाग को हल्का सा स्पष्ट यानी आधा स्पष्ट करती है, तो वो ईसत स्पष्ट हो जाता है। विव्रत में आपका मुंह खुला रहता है, ईसत विव्रत में आपका आधा मुंह खुला रहता है, और समृत में आप, समृत जो होता है वो स्वरों का उच्चारण स्थान होता है। सारे स्वर जो हैं जिसमें आपका जीवा किसी भी स्थान को स्पर्श नहीं करती है। इसीलिए देखिए, स्वर को क्या कहते हैं, स्वर में सीधे सीधे बोल दिया जाता है, उसमें ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। इसी तरह आपका ये व्यवहार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये आपके 11 आपके बाह्य प्रयत्न होते हैं। ये आपके 5 आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। अब हम सबसे पहले आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में बात करेंगे। किन वर्णों के आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, यही पूछा जाता है आपसे। क्वेश्चन इसी तरह से आता है। आपसे इनकी परिभाषाएं नहीं पूछेंगी, जो हम परिभाषाएं आपको इनकी लिखाएं। देखिए, एक तालिका बनवा दे रहे हैं हम आपको। स्पष्ट, अस्पष्ट हो गया आपका। दूसरा प्रयत्न आप लिख लीजिए, ईसत
स्पृष्ट। तीसरा प्रयत्न आपका हो जाएगा विव्रत, और चौथा हो जाएगा आपका ईसत विव्रत, और पांचवा हो जाएगा आपका संव्रत। देखिए इस तरह से आप तालिका बना लेना। एक स्पृष्ट जो है इसमें स्पर्श आ जाएंगे। आपको पता है स्पर्श में आपका का से लेकर माँ तक के व्यंजन जो भी हैं वो स्पर्श कहलाते हैं। तो यहाँ इस तरह से आप लिख सकते हैं का, ख, ग, घ, व, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इन्हें हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, और इनका अभ्यंतर प्रयत्न जो होगा वो होगा स्पृष्ट। अभ्यंतर प्रयत्न इसका होगा स्पृष्ट। ठीक है, इतने वर्णों का। अब हम बात करते हैं ईसत स्पृष्ट की। तो ईसत स्पृष्ट में आपके आते हैं या, वा, रा और ला। या, वा, रा, ला जो जिसे हम अर्धस्वर बोलते हैं, ये आपके ईसत स्पृष्ट में आ जाते हैं। फिर आते हैं विव्रत। विव्रत में आपके समस्त स्वर आ जाएंगे, अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ए, औ। ये आपके विव्रत में आ जाएंगे। फिर अब हम बात कर रहे हैं, इसके बाद आपका आता है ईसत विव्रत। इसके बाद आपका आएगा ईसत विव्रत। तो आपका जो है ईसत विव्रत में आपका ऊष्म व्यंजन जो भी होते हैं, सा, सा, सा और हा, ये आपके ईसत विव्रत में आ जाते हैं। संव्रत में आपका आएगा केवल ये आपका आ, केवल प्रयोग की दशा में ये आता है। वैसे तो इसका भी ये रहता विव्रत, लेकिन संव्रत का वो था केवल प्रयोग की दशा में, जिसमें मुंह बिल्कुल बंद रहता है। केवल प्रयोग की दशा में। अब ये इनके आभ्यंतर प्रयत्न हो गए। देखिए हमने आपको प्रत्याहार बताए थे, तो प्रत्याहारों के हिसाब से देखा जाए तो ये आपका खर प्रत्याहार में आता है। यानी ये खर प्रत्याहार वाले जितने भी वर्ण हैं, सॉरी इसमें प्रत्याहार नहीं आएंगे, ये तो आप ऐसे ही इन्हें लिख लीजिए, और ये आप एक तालिका बना लीजिए। इस तालिका में आपको बस ये ध्यान रखना है स्पृष्ट किसका है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन कम पूछा जाता है, क्वेश्चन जो है वो आपके बाह्य प्रयत्नों से ज़्यादा पूछा जाता है। फिलहाल ये जो है इसे भी आप ऐसा ना कर, इतना हल्के में ना लेना कि क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। स्पृष्ट प्रयत्न अगर पूछते हैं तो का से लेकर माँ तक के, यानी जितने भी स्पर्श वर्ण हैं उनके हो जाते हैं। ईसत स्पृष्ट में आपका अध्यस्त आ जाते हैं, विव्रत में आपके स्वर आ जाते हैं, और ईसत विव्रत में आपके ऊष्म आ जाते हैं। तो बस इन चीज़ों को ध्यान रखना। इसके बाद अब हम बात करते हैं बाह्य प्रयत्नों की। इस तालिका का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे आप अपने नोट्स बनाने के हिसाब से अपना इसे नोट भी कर लेना, और चाहे तो इसे चार्ट पर बना के स्टडी करते समय जहाँ भी स्टडी आप बैठ के करते हैं उसके सामने से लगा सकते हैं चार्ट बना के। उससे ये रहता है आपकी बराबर नज़र पहुँचती रहती है और आप बेहतर कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम बाह्य प्रयत्न की बात करेंगे। बाह्य प्रयत्न, इसकी भी एक तालिका बना लीजिए। बस तालिका से सब कुछ याद हो जाएगा, कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है।
सबसे पहले विवार, श्वास, अघोष। फिर आपका संवार, नाद और घोष। फिर आपका अल्प प्राण। अब देखिए ये 4, 5, 6। इसके बाद आपका सातवां है अल्प प्राण। उसके बाद आठवां है आपका महाप्राण। और नौवां है आपका उदात्त। 10वां है अनुदात्त। और 11वां है स्वरित। ये आपके हो गए सारे के सारे वाह्य प्रयत्न। किन वर्णों के बाह्य प्रयत्न क्या रहते हैं, इस बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे विवार, श्वास, अघोष। इनके आगे हम ट्रिक भी बताएंगे अभी। अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, इनकी हम एक ट्रिक बताएंगे। वो ट्रिक आपकी यहीं लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अघोष। तो वर्गों के हिंदी में अगर आप याद कर रहे हैं तो हिंदी के हिसाब से देख लीजिए, वर्गों के पहले और दूसरे, वर्गों के पहले और दूसरे। तो यहाँ इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ये ट्रिक है आपकी, वर्गों के पहले, दूसरे और कौन से, तीनों साप के आ जाएंगे। ये आपके रहते हैं व्यवहार, श्वास, अघोष। पहले वर्ण क्या है आपके, का, च, ट, त, पा। दूसरा क्या है आपके, ख, छ, ठ, थ, फ। और आपका आ जाएगा सा, सा और सा। ये आपके हो गए। इसके बाद अब हम बात करते हैं, यहाँ सीधे आ जाइए। इसकी ट्रिक देखिए, ये ट्रिक लिखते जा रहे हैं बीच में हम। इसकी ट्रिक है वर्गों के पहले, दूसरे, ये हो गए। अब आपके आ जाएंगे तीसरे, चौथे, पांचवें और अंतःस्थ और हा। ये आपके आ गए। इसमें देखिए आपके तीसरे, चौथे, पांचवें। अब देखिए का और खा तो हो गया, तीसरा वर्ण क्या आता है, का, खा, ग। तो ग, ज, ड, ध, भ। ग, ज, ड, ध, ब। ग, ज, ड, द, ब। फिर आपका देखिए घा, झ, ढ, ध, भ। व, य, ण, न, म। इनका घोष प्रयत्न रहेगा, संवार, नाद और घोष। ठीक है। इसके बाद आपके अंतःस्थ, या, वा, र, ला और हा। ये इतने वर्ण जो हैं आपके, ये आपके संवार, नाद, घोष में आएंगे। हिंदी में किस तरह से पूछते हैं, अघोष और सघोष। इसे घोष को सघोष भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इसे सघोष कर दो, चाहे इसे आप सघोष भी लिख सकते हैं। हिंदी में सघोष ही लिखा जाता है। यहाँ घोष या सघोष दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। अल्प प्राण। अब देखिए अल्प प्राण की ट्रिक क्या है, ये तो अघोष सघोष की हो गई। अब हम बात करते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण की ट्रिक क्या है, वर्गों के पहले,
तीसरे, पांचवें, और अंतःस्थ। ये आपकी ट्रिक हो गई। अब पहले क्या होते हैं आपके, पहले देखिए यहां का चटाता प था, तो का चा टा ता पा। उसके बाद आपका तीसरा क्या था, ये था गा जा डा दा बा। और फिर पांचवा क्या है, पांचवा आपका है वां या णा ना और मा। इसके अलावा अंतःस्थ क्या है आपके, या वा रा और ला। ये इतने वर्णों का वह प्रयत्न जो होता है वो अल्प प्राण होता है। फिर इसके बाद आ जाइए महाप्राण, तो इसमें आपके आ जाएंगे बचे हुए। देखो अब पहले तीसरे पांचवें तो हो गए, तो दूसरे चौथे और पांचवें तो हो ही चुके हैं, तो दूसरे और चौथे। इसके बाद आपका आ जाएगा ऊष्म। ऊष्म अब दूसरे क्या हैं आपका, दूसरा है खा छा ठा था फा। और चौथा क्या है आपका, चौथा आपका आ जाएगा घा झा ढा धा और भा। ये आपके दूसरे और चौथे हो गए। उसमें आपके आ जाएंगे सा 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 और हा। ये आपके हो गए अल्प प्राण महाप्राण। इसके बाद अब हम बात करते हैं उदात्त अनुदात्त और स्वरित। ये भेद स्वरों के होते हैं, केवल स्वर। स्वर का मतलब आ ई उ री ली ए ओ ए औ, बस ये होता है। ठीक है, अब यहां देखिए अगर संस्कृत के हिसाब से देखें तो ये आपका आता है खर प्रत्याहार में। भाई खर प्रत्याहार का मतलब खा से लेकर रा तक, खर प्रत्याहार, ये सारे वर्ण आ जाते हैं खर प्रत्याहार में। अब खा से लेकर रा तक, खा चा ठा ता फा, का चा टा ता पा, सा 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 और ससर रा, तो खर खा से लेकर रा तक यही तो आएंगे, तो ये सारे आ गए। ये वाला जो है वो आपका आ जाता है जस प्रत्याहार, सॉरी हस प्रत्याहार। हस प्रत्याहार में आते हैं ये। संस्कृत के हिसाब से देख, ऊपर की ट्रिक आप देख सकते हैं, दूसरी संस्कृत के हिसाब से हस प्रत्याहार। हस का मतलब हा से, है वरट वाले सूत्र से जब चलेंगे, जैसे पीछे भी आप पलट देखेंगे तो है वरट वाले हा से चलेंगे, तो हा या वा रा। ठीक है, उसके बाद ला आता है, फिर आपका पांचवें आते हैं, फिर उसके बाद चौथे आते हैं और फिर तीसरे आते हैं। जब गड दस, जब गड दस, और 10 वाला सा है तो सा तो आपका काउंट होगा ही नहीं। ठीक है, तो प्रत्याहारों में यही दो आपके आते हैं, उसमें प्रत्याहार नहीं बनता, इन दो के हिसाब से आपका प्रत्याहार बन जाता है। अब हम इस तालिका को अगर देखा जाए, अगर आप इसकी ट्रिक आप देखें तो देखिए अघोष की ट्रिक जो होती है, अघोष की शॉर्ट में ट्रिक हम आपको बता ही चुके वर्गों के पहले। तो पहले का मतलब 1 2 प्लस सा सा और सा, इस तरह से आप लिख सकते हो। इसके बाद आपका आता है सघोष या घोष, सघोष या घोष। इसकी ट्रिक देखिए क्या है आपकी, 3 4 5, इसे 12 प्लस सा 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 कर दो, इसे 345 प्लस अंतःस्थ, अंतःस्थ का मतलब यावार ला और प्लस हा। ये आपकी ट्रिक हो गई। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, अघोष का 1 2 और सा सा सा, सघोष का आपका 345 प्लस अंतःस्थ। ये हिंदी में भी पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आते रहते हैं। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण है, निम्नलिखित में सघोष वर्ण है, निम्नलिखित में अल्प प्राण है, निम्नलिखित में महाप्राण है। अगर ये ट्रिक आपको याद है तो आप देख लीजिए कि जो 4 वर्ण दिए होंगे उसमें आप देख लीजिए कि कौन सा उसमें फंस रहा है, कौन सा नहीं फंस रहा है। इसके बाद देखिए अल्प प्राण की ट्रिक। अल्प प्राण आपका 1
3 5 यानी 135 प्लस अंतःस्थ। ये ट्रिक है, आप याद रखें इसे। महाप्राण, महाप्राण आपका 24 प्लस ऊष्म। 1 2 3 का मतलब वर्गों के पहले, तीसरे, पांचवें। 24 का मतलब वर्गों के दूसरे और चौथे और ऊष्म। इसमें अंतःस्थ होते हैं, इसमें ऊष्म होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष की ट्रिक हो गई। इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसे कहीं आप नोट कर लें। चलिए मैं इसे मिटाता हूं। अब बात करेंगे हम आगे। ये तो प्रयत्न आपके हो गए, अब हम बात करेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान। चलिए देखिए, एक आध क्वेश्चन इस पे हम थोड़ा सा क्वेश्चन देख लें, जिससे कि आपको भी थोड़ा सा ये समझ में आ जाए क्वेश्चन किस तरह से आता है। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, निम्न वर्णों में अल्प प्राण है। अब ऑप्शन ए आपका दे रखा है। अल्प प्राण की हमने ट्रिक आपको क्या बताई थी? 135 प्लस अंतःस्थ। तो देखिए, अब अगर यहां लिख दिया खा, ऑप्शन बी घा, ऑप्शन सी गा, ऑप्शन डी फा। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसमें? निम्न वर्णों में अल्प प्राण है, पता है आपको अल्प प्राण 135 प्लस अंतःस्थ। अब ज्यादा ही अगर कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है तो देखिए, दूसरा होता है, ये भी दूसरा होता है, ये चौथा, सॉरी ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है, ये दूसरा। तो देखिए, का खा दूसरा हो गया, गा घा चौथा हो गया, पा फा दूसरा हो गया, और ये आपका तीसरा हो गया। तो आपको पता है 135 यानी विषम पे आते हैं, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही है। इसी तरह अगर अल्प महाप्राण पूछेगा तब भी आपका हो जाएगा, इसी तरह अघोष सघोष पूछेगा तब भी हो जाएगा। बहुत आसान है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। और ये आपको यहाँ से कम 1 से 2 क्वेश्चन हिंदी में और 1 से 2 क्वेश्चन संस्कृत में मिलना ही मिलना है। अब बात करते हैं हम उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान में देखिए, हर वर्ण का उच्चारण कहीं ना कहीं से तो होता है। तो उच्चारण स्थान में संस्कृत के सूत्र हैं। अगर उन सूत्रों के हिसाब से 11 टोटल सूत्र हैं संस्कृत के, अगर 11 सूत्रों के हिसाब से आप याद रखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अब उच्चारण स्थान देखिए, वर्ण है, यही हिंदी में है, यही संस्कृत में है, तो इनका उच्चारण स्थान चेंज नहीं होता है, उच्चारण स्थान तो सेम रहेगा। तो इधर से आप याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले देखिए, अकुहु विसर्ज निया नाम, अकुहु विसर्जनिया नाम कंठा, ये आपका सूत्र है। आ, देखिए ये आ है, आ, कु है तो कु। देखिए अब है क्या, संस्कृत में आपका वर्ग क्या होता है? का, चा, टा, ता, पा, यही वर्ग होते हैं। तो का वर्ग को लिखने के बजाय अगर ऊ लगा दो केवल इसमें, तो ये पूरे वर्ग का बोधक हो जाता है। तो कु लगा है तो इसका मतलब ये पूरे वर्ग का बोधक है। कु का मतलब ये पूरे वर्ग का बोधक है। तो कु का मतलब क्या हो गया? का वर्ग। अब का वर्ग में क्या क्या आता है? का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, अभी आ हो गया, कु हो गया, उसके बाद क्या है? हा। भाई इसके बाद ये हा है, हा के बाद विसर्ज, विसर्ज का मतलब विसर्ग, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान भी, विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ ही होता है। विसर्जनिया नाम कंठा, विसर्जनिया मतलब विसर्ग का उच्चारण स्थान, स्थान कंठ है। बहुत सरल, कंठा मतलब कंठ है। अकुह विसर्जनिया नाम कंठा, आ कुह का, अब देखिए आ का मतलब आ से मतलब इसमें ह्रस्व और दीर्घ दोनों से है, ना कि केवल आप ह्रस्व आ से ही मतलब निकालेंगे, नहीं, दोनों से है। तो आ कु
कवर्ग, हा और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। अगर ये सूत्र याद कर लिया तो इसी ध्यान रहेगा। दूसरा देखिए, इचु यशानाम तालु। यहां भी देखिए ई का मतलब दोनों ई। फिर आ गया देखिए चू का मतलब क्या हो गया, चवर्ग, और चवर्ग में क्या क्या आता है, चा, छा, जा, झा, ञा। अब इसके बाद देखिए या है, फिर देखिए शा है तो शा, ये शा नाम मतलब इन सब का उच्चारण स्थान तालु है। क्या है, तालु। तो इचु यशा नाम तालु, इचु यश, आप अगर शॉर्ट में करना चाहें इचु यश, ई चू का मतलब चवर्ग, या और शा, इनका उच्चारण स्थान है तालु। फिर तीसरा आ जाइए, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋ टू का मतलब क्या हो गया, टावर्ग। क्या हो गया, टावर्ग। और टावर्ग में आपका क्या क्या आ जाएगा, टा, ठा, डा, ढा, अणा। उसके बाद आपका क्या है, ये रा, तो रा लिख दीजिए। फिर सा है तो ये सा लिख दीजिए। का उच्चारण स्थान मूर्धा है। बहुत सरल है, ध्यान से देखिए। इसके बाद तो ये समझ गए, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ठीक है, ये तो समझ ही गए होंगे। अब इसी तरह देखिए, अगर ये 3 सूत्र समझ में आ गए तो आगे भी ऐसे ही। ठीक है, लृ तुलसा नाम दंता, लृ तुलसा नाम दंता। देखिए सबका उच्चारण स्थान आगे ही आता चला जाता है। लृ वर्ण आपका होता है संस्कृत में, बता ही चुके हैं हम। ठीक है, तू, अब तू का मतलब क्या है, तू का मतलब है ता वर्ग, और ता वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ता, था, दा, धा, ना। इसके बाद ला है आपका तो ला लिख दीजिए, सा है तो सा लिख दीजिए। का उच्चारण स्थान दंत है। इतना आ गया समझ में। पांचवा एक और देखिए, अभी 11 हैं सूत्र टोटल। पांचवा अभी देखिए, इन शुरू के 1 2 3 4 वर्ग आ गए, पांचवें में पांचवा वर्ग आ जाएगा। 5 ही वर्ग होते हैं आपके वर्णमाला में। उपु पद मानिया नाम, उपपधमानिया नाम ओष्ठो। उपपधमानिया नाम लंबी जाएगी थोड़ी, ओष्ठो। ठीक है, अब यहां देखिए उ का मतलब उ, दोनों, चाहे तो आप दोनों तरह से लिख लीजिए, ह्रस्व दीर्घ। पू, अब देखिए पू है, इसे अगर पू को हम अलग करें, यहां देख लीजिए थोड़ा सा, अगर हम पू को अलग करें तो पू प्लस उ। अब यहां अब देखिए ये आपका पू का मतलब क्या हो गया, पवर्ग, बताया था हमने। अब पवर्ग में क्या आ जाएगा, पा, फा, बा, भा और मा। उसके बाद देखिए अब यहां से एक उ तो ये निकल आया, ठीक है, एक ह्रस्व उ आगे निकला, तो इससे आगे वाला पद मानिया नाम, मानिए। ठीक है, अब यहां से उ एक निकला तो यह होगा उपध मानिए, उपध मानिए, उपध मानिए। देखिए आप पहली बार सुन रहे होंगे, जहां तक है मेरे हिसाब से, जिन्होंने संस्कृत पढ़ी है उन्होंने तो सुना होगा। उपध मानिए वर्ण कौन से होते हैं, तो देखिए पा और फा, इनके आगे ये अर्ध विसर्ग इस तरह से लगा दें हम, ये